हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई सी ना 400 क्वेश्चन दी, जिस दे विच आपां लुइसेंट दी बुक नूं कवर कर रहे हैं, उसका डे 2 करन जा रहे हैं। ठीक है, और ये तुहानूं MCQ फॉर्म दे विच मिलणगे। जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने डे 1 नहीं देखा, तुहानूं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उत्थों दी तुसीं जरूर देख लेना। और अगर तुसीं इंडिया या पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुहाडा जल्दी ही एग्जाम आने वाला है, तो पॉलिटी की रिवीजन के लिए ये वाले सैशनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने ध्यान नाल सुन लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आपां। और हाँ, एक गल हो रहा है, अगर तुहानूं फास्ट रिवीजन चाहिए होएगी तो जो तुहाडा एग्जाम होना है उनके तो 1-2 दिन पहला ये वाले सारे सैशन जो है फास्ट फॉरवर्ड स्पीड के उपर एक बार देख लेना, तुहाडी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ओके, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन, विद वॉट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स। अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 5 तो लैके आर्टिकल नंबर 11 तक किस दे बारे दे विच गल की गई है, किहड़े सब्जेक्ट के बारे विच गल की गई है? आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। देखो, जो अपने आर्टिकल 5 तो 11 है, ये अपनी नागरिकता के बारे विच गल करते हैं, यानी कि इन्हां दे विच दस्सिया जांदा है कि किहड़े परसन नूं किस शर्त के उपर अपनी इंडिया की नागरिकता मिल सकती है और किहड़ियां-किहड़ियां शर्तां हैं जिंदे आधार के उपर इन्हां दी नागरिकता नूं भंग किया जा सकता है। ओके, और जिहड़ा आपां नूं आर्टिकल मिलेगा ना 11, इहदे विच पर्टिकुलरली की दस्सिया गया है कि जो अपना संविधान है, अपनी पार्लीमेंट है, यही नागरिकता के बारे दे विच सारे कानून बना सकती है, यानी कि कानूनी रूप दे विच रेगूलेट कौन करेगा नागरिकता नूं? तां ये करेगा पार्लीमेंट। ठीक है, हुण मान लो सिटीजनशिप दे विच कोई भी अमेंडमेंट करनी है, यानी कि उहदे विच कोई सोध करनी है, तो ये भी कौन करेगा? अपना पार्लीमेंट ही करेगा। ओके, और एक इहदे विच दस्सिया गया आर्टिकल 11 दे विच, इहनूं तुसीं याद रखना, अलग तो इहदे बारे क्वेश्चन आंदा हुंदा है। और ये जिहड़े अपने आर्टिकल 5 तो लैके 11 हैगे है, ये अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 2 दे विच मिलणगे। ओके, Which of the following are stated as directive principle of state policy by Article 51 of the Constitution? इस दे विच आपां दसना है अपना आर्टिकल नंबर 51 जो कि गल करदा है DPSP बारे, है ना, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बारे गल करदा है। इस दे विच इन्हां तिन्नां विचों किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां जो कि शामिल कीतियां गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही। ठीक है, देखो पहला लिखा होया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड विच स्टेट का मतलब की आएगा? स्टेट जदों भी आप कॉन्स्टिट्यूशन विच पढ़ांगे तो इनका मतलब तुसी इंडिया लैके चलना। ओके, तो ये की करेगा? प्रमोट करेगा अपने अंतरराष्ट्रीय पीस यानी कि शांति नूं भी और सिक्योरिटी नूं भी, सुरक्षा नूं भी। ओके, मेनटेन ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी कि अलग अलग जो नेशंस है ना, उन्हां दे नाल आपां ऐदां दे रिलेशन, ऐदां दे रिश्ते बना के रखांगे जो कि बहुत फ्रूटफुल होन। ओके, ऑनरेबल होन। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अगर अपने किसी दूसरी कंट्रीज के नाल डिस्प्यूट चलते पे, जिवें तुहानूं पता है पाकिस्तान के नाल अपना डिस्प्यूट है और इस टाइम अपना चाइना के नाल भी डिस्प्यूट चलते पे है ना, अगर अपने कोई भी मतभेद चल रहे हैं इंटरनेशनल लैवल के उपर, तो उन्होंने आपां सैटल करांगे। सीधा ही ये नहीं है कि आपां वॉर छेड़ दांगे, यानी कि आपां जंग करन तुर पांगे। पहला की किया जाएगा? पीस टॉक की जांदियां और वार्तालाप दे नाल इहनूं हल करन दी कोशिश की जाएगी स्टेट वालों। ओके, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इंपीच्ड? इत्थे आपां दसना है उस आर्टिकल के बारे दे विच जिस दे विच दस्सिया गया है जो अपने इंडिया के राष्ट्रपति है उन्हां नूं हटाया जा सकता है। ठीक है, इंपीच किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 61। ओके, देखो अगर मान लो अपने राष्ट्रपति अपने संविधान की वायलेंस करते हैं, यानी कि उल्लंघना करते हैं, तो उन्होंने अपने पद तो हटाया जा सकता है। ठीक है, और इन्हों हटाने के लिए किहड़ा इदां दा सदन होएगा जिस दे विच की रेजोल्यूशन नूं पेश किया जा सकता है? तो ये कोई भी सदन हो सकता है, लोक सभा भी हो सकता है और राज्य सभा भी हो सकता है। ओके, और जब इन्हों हटाना है तो सीधा नॉर्मल इन्हों नहीं हटाया जा सकता, इन्हों के लिए एक स्पैशल मेजोरिटी चाहिए होएगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होएगी। इस दे नाल जदों ये रेजोल्यूशन पास होएगा तां जाके इंपीचमेंट की प्रोसैस दे नाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नूं हटाया जा सकता है। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ सिटीजनशिप आर मैंशनड? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का किहड़ा भाग है जिस दे विच गल की गई है नागरिकता के बारे दे विच? पहला अपने कोल आर्टिकल पूछे गए सी ते आपां की दस्सिया सी आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक इदां दे आर्टिकल है जिन्हां दे विच नागरिकता के बारे विच गल की गई है।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 11। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 45। ਓਕੇ, 45 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, यानी कि प्रेपरेटरी एजुकेशन की प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 45 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। और अगर आप गल करते हैं कि 6 तो 14 साल के जो बच्चे है उन्होंने लिए भी इंडिया के विच फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की प्रोविजन रखा गया है। और ये किहड़े आर्टिकल के आता है, आर्टिकल 21A दे विच। ओके, और जदों अपना संविधान बनया गया सी उदों अपने संविधान के वल्लों की बोलिया गया सी कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर ਅਸੀਂ पूरे लोगों ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 14 साल के बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट। पर हाले तक भी इन्ने साल हो गए ਆਪਾਂ ਨੂੰ आज़ाद होया, पर ये वाली जिहड़ी चीज़ है ना इहनूं हाले तक आप 100% अचीव नहीं कर पाए। ओके, which provision of the Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Minister। ਆਪਾਂ उस प्रोविजन का नाम दसना है जो अपने संविधान दे विच दित्ती गई है, जिस दे विच की दस्सिया गया है कि अपॉइंटमेंट किद्दां की जाएगी और हटाया किद्दां जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल नूं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। इहदे विच दस्सिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किद्दां होएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति किद्दां होएगी, इन्हां नूं अपनी सीट तो हटाया किद्दां जाएगा। अगर आप गल करते हैं प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति तो यह कौन करता है, ये करेगा अपने देश का प्रेसिडेंट। और इस तो बाद जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्हां दी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति तो प्रेसिडेंट वालों ही की जाएगी, पर रैकमेंडेशन जिहड़ियां होणगियां ना वो होणगियां प्राइम मिनिस्टर दियां। यानी कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नूं दसेगा कि तुसीं किन्नू किन्नू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विच रखना है और फिर प्रेसिडेंट उहदे बेस दे उपर की करेगा, इन्हां दी नियुक्ति करेगा। ओके, और अगर आप गल करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुंदे आ इन्हां नूं सौं कौन चुकांदा है, तो यह भी किंदे वालों चुकाई जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वालों ही। ऑलराइट, और जिहड़े सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुंदे आ ना ये समूहिक तौर के उपर जवाबदेह किंदे वाल हुंदे है, लोक सभा दे वाल। ये तुसीं याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 3 लिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 3 इदां दी लिस्टां है जिन्हां नूं कि शामिल किया गया अपने संविधान दे विच ताकि राज दे विच और संघ दे विच की किया जा सके, पावर की वंड की जा सके, ठीक है, शक्तियां की वंड की जा सके। तो आप दसना इन्हां दे विचों किहड़े-किहड़े आर्टिकल होणगे जो कि इन्हां तिन्नां ही लिस्टां दे नाल डील करते हैं। ये हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 245 एंड 246। इन्हां दा वर्णन किया गया अपने संविधान के 7वीं सूची दे विच। इस दे विच बोलिया गया 3 तरह दी लिस्टां होणगियां, एक तो हैगी यूनियन लिस्ट यानी कि अपनी संघ सूची, दूसरी हो जाएगी स्टेट लिस्ट यानी कि राज सूची, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि अपनी समवर्ती सूची। जिहड़ी यूनियन लिस्ट है इहदे विच सारियां आइटम्स वो शामिल होणगियां जिस दे बारे दे विच जो अपनी केंद्रीय सरकार है ना वो सारे फैसले लैंदी है। एंड जो राज सूची इस दे बारे दे विच फैसले ले जांदे हैं राज सरकारां वल्लों। और जिहड़ी सूची दे विच दोनों मिलके फैसले लैंदियां उन्हां नूं बोलिया जांदा है समवर्ती सूची। और जिहड़ी हैगी अपनी यूनियन लिस्ट है इस दे विच टोटल 97 आइटम्स आंदियां हैं और जो राज सूची है उस दे विच आंदियां 61 आइटम्स एंड जिहड़ी कॉन्करेंट लिस्ट है इस दे विच आ जांदियां 52 आइटम्स। ओके, देखो जिहड़ियां मेन हैगियां ना राज सरकार दे विच पुलिस हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, इस दे नाल नाल इलैक्शन जिहड़े कि स्टेट दे करवाए जांदे आ, ये सारे दे सारे आ जाणगे राज सूची दे विच। ओके, और जो अपनी केंद्रीय सूची है इस दे विच डिफेंस आ गया, अपनी तीनों फोर्स आ गया, एटॉमिक एनर्जी, CBI या इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे दे सारे आ जाएंगे केंद्रीय सूची दे विच ही। ओके, ये तुसीं याद रखना है। फिर किन्ने तरह दी सूचियां हो गईयां, 3 तरह दियां। ऑलराइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट द फ्रीडम इज इम्प्लिसिट इन द आर्टिकल।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 19IA। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੀਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19IA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। The 10th schedule of the Indian Constitution deals with, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਓਬੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਡਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, functions to be assigned to panchayats by 73rd amendment of the constitutions are mentioned in, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਰਹੇਗੀ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 9ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 O ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ 29 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਕੇ, which provision relating to the fundamental rights is directly related to the exploitation of the children? फंडामेंटल राइट जो अपने दिते गए है, अधिकार जो दिते गए है, इस दे विच दसना है कि बच्चों की एक्सप्लोइटेशन के बारे दे विच किंदे विच गल कीती जांदी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 दे विच गल कीती गई है कि बच्चों की आपां एक्सप्लोइटेशन नहीं करनी। इस दे लई स्पैशली बोलिया गया है कि बच्चों नूं ना इहो जिहा फैक्ट्रियां दे विच काम ते नहीं लगाया जा सकता जिन्हां दे विच कि जान दा खतरा है, जिवें कि मान लो पटाके वगैरह बनाने की फैक्ट्री। ओके, और ना ही इन्हां नूं हजार्डस प्लेस के उपर काम करवाया जाएगा, यानी कि इहो जिहा थावां जिथे काम करन दे विच जान दा खतरा होए उत्थे भी बच्चों नूं काम नहीं करवान दिता जा सकता। ओके, ये सारे दे सारे मना किए गए हैं आर्टिकल नंबर 24 दे विच। और इहदे विच किहड़े बच्चों की गल की गई है, 14 साल तो छोटी उम्र के बच्चों नूं इन्हां जगह के उपर काम ते नहीं लगाया जा सकता। ओके, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज, आपां दसना है छुआछूत के अगेंस्ट केड़ा आर्टिकल है जो कि गल करता है कि इहनूं तुसीं खत्म करना है। ओके, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। 17 नंबर आर्टिकल दे विच गल की गई है कि इहो जे लोग जिन्हां दे नाल ना पुराने टाइम दे विच आपां देखिया होएगा कि कुछ जातां नूं ना नीवियां जातां मन्निया जांदा सी
और इन्हां दे नाल बहुत बुरा सलूक किया जाता सी, इन्हां दे हत्थ दा पानी तक नहीं पीता जाता सी, है ना। तो देखो ये तो बहुत गलत गल है ना। रब ने सारिਆਂ ਨੂੰ बिल्कुल इक्वल बनाया और आपां नूं इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए है। इसे करके अपने संविधान दे विच आर्टिकल नंबर 17 नूं रखा गया ताकि जो छुआछूत दी गंदी बीमारी है इनू खत्म किया जा सके और इन्हां जातां नूं की किया जा सके एम्पावर। ओके, तो इसकी गल कित्थे कीती गई है आर्टिकल नंबर 14-17 दे विच। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर दे विच पाया गया है। ओके, तो इन्हूं तुसीं याद रखोगे। और अगर आप अज की डेट दे विच छुआछूत की गल करते हैं तो इनू दंडयोग अपराध मन्निया जाएगा लीगली। ओके, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमीरेट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनस। उस आर्टिकल का नाम दसो जिस दे विच की नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे दे विच गल की गई है। यानी हुण अधिकार तो आपां लै ही लिया है, हुण इत्थे गल की गई है अपने कर्तव्यां दी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, जिवें कि आपां नूं फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उस तरह आपां नूं कुछ इदां दीयां ड्यूटीज भी दित्तियां गई हैं जो कि आपां अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे लई, अपनी सोसाइटी दे लई और अपने देश दे लई निभानी है। ठीक है, इन्हां सारियां दे बारे गल की गई है आर्टिकल नंबर 51A दे विच। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेजिडेंट बी इंपीच्ड। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन कि जो आर्टिकल दसो जिस दे विच गल की गई है अपने राष्ट्रपति नूं किद्दां हटाया जा सकता है। तो आपां हुणे ही गल की सी आर्टिकल नंबर 61, है ना। इस दे विच मैं दस्सिया सीगा कि इंपीचमेंट दी प्रोसैस दे लई रेजोल्यूशन राज्य सभा या लोक सभा किस दे विच भी लिया जा सकता है। ओके, और इहदे विच आपां नूं एक स्पैशल मेजोरिटी की लोड़ हुंदी है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होएगी तां ही जाके राष्ट्रपति नूं अपने पद तो हटाया जा सकता है। ऑलराइट, विच आर्टिकल डील्स विद इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस आर्टिकल का नाम दसो जिस दे विच कि अपने चोण कमीशन के बारे में गल की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल हो जाएगा 324। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू काफ़ी बारी पॉलिटी दे विच पूछा जाता है, तो तुसीं इस आर्टिकल नूं याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर आर्टिकल। आपां दसना है पंचायतां नूं ना संविधानिक अधिकार दिता गया है, किस आर्टिकल के अंडर मिले है। ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243। इस दे विच ये भी बोलिया गया कि जो पंचायतां आपे पिंडां दे लैवल के उपर ना वो सारे काम कर सकदियां, उन्हां काम नूं करन दी इन्हां नूं पावर्स दित्तियां होणगीਆਂ जो कि लैजिसलेचर वालों कानूनी रूप दे विच इन्हां नूं मिलियां होण। ओके, तो इस तरह संविधानक निकाय बनाया गया किन्हां नूं अपनी पंचायतां नूं। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केड़ा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिस दे अंडर की अपने फाइनेंस कमीशन नूं बनाया गया है। आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 280। देखो जो फाइनैंशियल कमीशन हुंदा है इनका काम की हुंदा है, इन्हां टैक्स का जो रिवेन्यू इकट्ठा हुंदा है ना सरकारां दे कोलों, इनकी वंड की जाएगी स्टेट और अपनी यूनियन दे विच। ठीक है, इनके बारे गल करदा है, यानी कि इन्हां दे बारे विच सलाह दिंदा है। ओके, और अगर आप गल करते हैं इस टाइम किनवा अपना जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये हो जाएगा 15वां। इनके चेयरमैन कौन रहेंगे? नंद किशोर जी। ओके, और फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन की गई 27 नवंबर 2017 नूं। ऑलराइट, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडिड बाय। भारत के संविधान की 9वीं सूची नूं कदों ऐड किया गया? ओके, यानी कि किनवें नंबर की अमेंडमेंट हुई सी? इसका आंसर रहेगा फर्स्ट अमेंडमेंट। सब तो पहली अमेंडमेंट दसिया सी मैं पिछली बारी भी तुहानूं किहड़े साल विच करवाई गई 1951 दे विच। इहदे विच ना सेंटर और स्टेट दे लॉ जिन्हां कि कोर्ट दे विच चैलेंज नहीं किया जा सकता उन्हां नूं रखा गया इस दे विच। ओके, और ऐदां दे ना करीबन 284 लॉ हैगे है जिन्हां नूं इन्हां ने बोलिया कि जुडिशियल रिव्यू तो ना आपां बाहर रखांगे। जुडिशियल रिव्यू की हुंदा है? ऐदां दे रूल जो कि लैजिसलेशन ने बनाए, ठीक है, उन्हां नूं ना अपनी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट हुंदी है वो इनू देखेगी, घोखेगी, पड़ताल करेगी कि इन्हां दे विच कोई ऐदां दा रूल तो नहीं बन गया जिंदे विच कि लोगों के फंडामेंटल राइट जिहड़े हैगे है उन्हां नूं नुकसान पहुँच रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नूं लगता है कि जो लैजिसलेशन है इन्हें अपना काम सही तरह नहीं किया और ये बिल सही नहीं है, तो ये की करते हैं, इनू उस टाइम खत्म कर देंगे ने। ओके, ऐसा नहीं बोलिया जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो हुण जिहड़ा ये पहली अमेंडमेंट दे विच 9वां शेड्यूल आया ना, इहदे विच इन्हां ने कुछ ऐदां दी लिस्टां शामिल कर लियां, ऐदां दे लॉ शामिल कर ले जो कि स्टेट और सेंट्रल बनाएगा, पर उन्हां दे विच ना जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा, उन्हें तो उन्होंने बाहर रखा जाएगा। विच शेड्यूल of the Indian Constitution lists the name of states and specific their territories।
ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ, which article cannot be suspended during the national emergency? ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 20 ਐਂਡ 21। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 359 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼? ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, which commission made the recommendation for the Punjab Organisation Act which created the state of Punjab and Haryana? उस कमीशन का नाम दसो जिसकी सिफारिश के उपर ना पंजाब का ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ते पंजाब और हरियाणा नू बनाया गया। ठीक है, ये दोनों स्टेट्स बनिया सी इको ही कमीशन के अंडर। इसका आंसर रहेगा शाह कमीशन। ओके, शाह कमीशन ने सिफारिश की सी और उस तो बाद पंजाब ते हरियाणा नू अलग अलग बना दिता गया। इस दे चेयरमैन कौन सीगे? ये हो जाएंगे जे.सी. शाह। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कदों की सी, यानी सबमिट कदों की सी? 31 मई 1966 नू, और 1966 दे विच ही पंजाब और हरियाणा नू बनाया गया सी। ओके, सिविल इक्वैलिटी इंप्लाइज, आपां नू नीचे कुछ टर्म्स दित्तियां हुई हैं, आपां दसना है कि जो अपनी इहदे विच बोलिया जांदा ना कि हरेक किसी नू एक सिविल इक्वैलिटी मिलेगी, बराबरता मिलेगी, तो ये किस दे बारे गल करदी है? ये गल करेगी इक्वैलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सारे दे सारे लोग लॉ की नज़र दे विच, कानून की नज़र दे विच इक्वल होणगे, सारे नागरिक। ओके, और जेड़ा अधिकार एक नागरिक नू प्राप्त होएगा वो सारिਆਂ ਨੂੰ ही मिलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मैंबर ऑफ 7 सिस्टर्स? अपने इंडिया दे विच कुछ ना स्टेट्स हैगियां जिन्हां नू 7 भैणां दे नाम तो जानिया जांदा है। ठीक है, आपां दसना है कि इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेट है जो शामिल होएगी इस दे विच? आंसर रहेगा त्रिपुरा। ओके, अपनियां जो नॉर्थ ईस्ट दियां स्टेट्स ने ना इन्हां दे विच 7 स्टेट्स शामिल है, इसे करके इन्हां नू 7 भैणां दे नाम नाल जानिया जांदा है। किहड़ियां-किहड़ियां स्टेट्स है जिहड़ियां इन्हां 7 भैणां में शामिल होणगियां? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, देन असम एंड मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ओके, ये सारियां ही स्टेट्स 7 भैणां दे नाम तो जानिया जांदियां। ओके, और इस दे नाल नाल ना इत्थे एक स्टेट मिलेगी जिसका नाम है सिक्किम, इन्हां नूं इन्हां दा भरा बोल दिता जांदा है। ओके, ये तुसीं याद रख लेना। सिक्किम वॉज मेड एन इंटैग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द, किहड़े नंबर की अमेंडमेंट की गई जिस तो बाद सिक्किम नूं ना अपने इंडिया का एक पार्ट मान लिया गया? आंसर रहेगा 36th अमेंडमेंट। ठीक है, ये सीधा एक कॉन्सैप्चुअल क्वेश्चन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू याद जरूर रखना कि 36 अमेंडमेंट के नाल ही जो सिक्किम है इनू शामिल किया गया सी इंडियन टैरेटरी दे विच। ओके, इंटैग्रल पार्ट दे वजों। विच स्टेट इज द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? उस राज का नाम दसो जिसनू भाषा के आधार के उपर इंडिया दे विच बनाया गया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नू फॉर्म कदों किया गया सी? 1 नवंबर 1953 नू। ठीक है, और इदां दी पहली स्टेट सीगी जिसनू कि भाषा के आधार के उपर अलग किया गया सी। इनू किया गया सी तेलुगु स्पीकिंग लोगों लई, यानी कि लोगों की मंग की जा रही सी कि जिहड़े तेलुगु बोलते हैं ना लोग, इन्हां नू तुसीं अलग राज दे दो। पर नेहरू जी इस दे खिलाफ सीगी, वो नहीं चाहते सीगे कि जो भाषा के आधार के उपर देश नू वंडिया जाए, इसलिए इन्हां दी मंग जिहड़ी हैगी आ मन्नी नहीं जा रही सी। तो एक परसन है जिन्हां दा नाम है पोटी श्रीरामुलू। ठीक है, इन्हां ने की किया, मरण वर्त के उपर बैठ के, और इन्हां दी डैथ हो गई। ठीक है, उस तो बाद फिर बहुत ही ज़्यादा जो है हिंसक घटनावां होण लग गईयां,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਰਵ ਆਊਟ ਅ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾੜ ਕੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਇਨ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, by which constitutional amendment Delhi has become national capital region NCR, ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NCR ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ यूटी ऑफ दिल्ली बोलिया जाता सी ना, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NCR यानी कि नैशनल कैपिटल रीजन के नाम के नाल जानिया जान लग्या दिल्ली नूं 69th अमेंडमेंट तो बाद। हू हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, इंडिया दे विच नागरिकता के बारे दे विच कौन है जो कानून बना सकता है, इन्हां नूं रेगुलेट कर सकता है, राइट। आंसर रहेगा अपनी पार्लीमेंट। ओके, आपां हुणे डिस्कस कीता सी कि आर्टिकल नंबर 5 तो 11 है जो सिटीजनशिप दे विच आंदे आ, और 11वें दे विच दस्सिया गया है कि जो सारियां पावर्स है किन्हां नूं मिलणगीਆਂ, पार्लीमेंट नूं मिलणगीਆਂ, और ये सिटीजनशिप के बारे दे विच कानून बना सकती है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया, हेठा कुछ कंडीशंस दित्तियां गई हैं। आपां नूं पुछया गया है कि जो आर्टिकल नंबर जिहड़े 5 तो 11 आपां हुणे कीते सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। आंसर रहेगा ईदर 1 और 2 और 3, यानी कि या तो पहली चीज पूरी हो जाए या दूसरी या फिर तीसरी। मतलब 1 शुड बी बोर्न इन इंडिया, यानी कि या तो अपना जन्म ही इंडिया दे विच होया होए तो फिर आपां नूं सिटीजनशिप मिल जाएगी। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, यानी कि अपने पेरेंट्स दे विचों चाहे अपनी माता ते चाहे अपने पिता दोनों विचों कोई भी इंडिया विच पैदा होया होवे। हु हैज़ बीन ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लैस दैन 5 ईयर्स, यानी कि घट्टो घट्ट आपां 5 साल तो इंडिया दे विच एज अ परमानेंट रेजिडेंट रह रहे होइए तां भी आपां नूं सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया दी। आधार इज़ अ प्रोग्राम, इस दे बारे तां सब नूं ही पता होएगा कि आधार जो प्रोग्राम चलाया गया सी ये किस लई सी, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजनस, है ना। ਜਿਹੜੇ भी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ताकि आपां नूं की मिल सके, अपने एक आइडेंटिटी मिल सके, ठीक है। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, उस देश का नाम दसो जिसने कि दोहरी नागरिकता नूं अपनाया होया है। आंसर रहेगा USA, अमेरिका। ओके, ड्यूअल सिटीजनशिप हुंदा की है जदों एक नागरिक नूं अलग अलग कंट्रीज दे विच ना एक टाइम के उपर नागरिकता मिल जे ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ USA ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ USA ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि अलग-अलग स्टेट्स ਨੂੰ अलग-अलग नागरिकता मिलती है, यानी कि एक बंदा अपने राज का अलग तो नागरिकता लेगा और जी इनकी यूएसए की पर्टिकुलर नागरिकता है वो हर परसन को अलग मिलेगी। ऐदा इत्थे ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो तुसी पेपर देन जाते हो ना, एक अपने ते प्रैशर भी बहुत ज़्यादा होंदा पेपर का, उदों ना आपां ये वाले टर्म नूं ज़्यादातर इग्नोर कर जाते हैं। तो प्लीज़ ये तुसी जरूर देख लिया करो कि किते इहदे विच नोट तो नहीं लग्या होया, अदरवाइज सारी क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है। आपां सोच के जरूर जाइदा कि आपां देख लांगे, पर तुसी फिर भी नोट करना, काफ़ी बार ऐसे गलती करके अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हेठां जिन्ने भी आपां नूं कुछ फंडामेंटल राइट्स दिते गए है, पूछा गया कि इन्हां दे विचों किहड़ा है जो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड नहीं हुंदा। ओके, आंसर की हो जाएगा राइट टू इक्वल वेजिज फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलिया गया है कि ना हर एक परसन ਨੂੰ ना बराबर काम के उपर बराबर तनख्वाह दी जाए। ये अपने फंडामेंटल राइट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आता, क्योंकि अगर इदां दा हुंदा तुहानूं पता है अपनी सरकारां की करदियां इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठेके के उपर भर्ती कर रही है ना। तो देखो ठेके के उपर भी एक टीचर है और एक है परमानेंट टीचर। जिहड़ा तो परमानेंट टीचर है इहनूं मिल रहा है 70,000 रुपये महीने की तनख्वाह। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ये वाला जो टीचर है ठेके वाला, इनू मिल रहा है कई बार सिर्फ 5,000 रुपये की तनख्वाह। देखो काम तो ये भी उही कर रहा है, ये भी उही कर रहा है। ये भी स्कूल के उन्ने घंटे बच्चों को पढ़ाता है जिन्ने घंटे ये वाला टीचर पढ़ाता है, पर इन्हों की तनख्वाह के तो फर्क है ना। अगर मान लो फंडामेंटल राइट के अगर ये बोलिया गया होंदा ना कि इक्वल तनख्वाह देनी है इक्वल वर्क लिए, तो आप कदों दे सुप्रीम कोर्ट में चले गए होंगे और ये सारियां तनख्वाहां जो है बराबर हो जाती, धरने नहीं हो रहे होंगे, है ना। पर ये जो है फंडामेंटल राइट के विच इंक्लूड नहीं किया गया, है ना। यही एक्चुअल प्रॉब्लम है, पर की कर सकते हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अ कोर्ट कैन इशू डैश फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप वारी वारी यही बोली जाते रहने हैं कि जो अपने फंडामेंटल राइट के लिए ना आप कित्थे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। हुण आप कोर्ट में तो चले गए, उत्थे कोर्ट किहड़ी चीज़ है जिन्हों इशू करेगी ਤਾਂ जाके फिर बोलिया जाता है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा होएगी, तो ये हो जाएगी रिट। ओके, देखो अपने इंडिया के विच ना सुप्रीम कोर्ट वालों 5 तरह दी रिट है जिन्होंने कि प्रोवाइड किया जाता है। आप जल्दी जल्दी इन्हू समझ लैने, बहुत डिटेल टॉपिक है, ये आप एक पूरा लैक्चर लैके आना है। ठीक है, पर आप इत्थे जल्दी जल्दी विच थोड़ा जिहा आप ओवरव्यू लै लैने। ठीक है, एक पहली हो जाएगी क्वा वारंटो, यानी कि मान लो किसी परसन ने किसी गलत तरीके दे नाल ना नौकरी हासिल कर ली, तो इत्थे किसी उनके फिर अगेंस्ट कंप्लेंट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट इनू क्वा वारंटो नाम की एक रिट इशू करेगा। ये पूछा जाएगा कि तुसी किस अधिकार दे नाल किस डिग्री नू लैके इस जो सीट के उपर बैठे हो। ओके, दूसरी आ जाती है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट द बॉडी। अगर किसी भी परसन नू मान लो गलत तरीके दे नाल बंदी बना के रखा गया है, तो इस परसन नू पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसके लिए हेबियस कॉर्पस नाम की एक रिट नू इशू किया जाता है। नैक्सट आ जाती है मैंडेमस। ठीक है, इहदा मतलब होंदा है वी कमांड, यानी कि असीं तुहानूं कमांड कर रहे हैं, एक हायर अथॉरिटी जो होएगी ना वो लोअर अथॉरिटी नूं कमांड करेगी कि तुसीं अपनियां जो ड्यूटीज़ है इहनूं सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, इहनूं सही तरह परफॉर्म करो, जिद्दां कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नूं ये वाली रिट जो है इशू कर सकती है। ओके, नैक्सट आ जाती है सरश्योररी। ओके, सरश्योररी का होंदा है मतलब कि एक ऐदां दा केस चलिया मान लो हाई कोर्ट दे विच, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने दे दिता, पर यह इहदी ना मतलब इहदी हदबंदी दे विच नहीं आंदा सी, यानी कि इस केस के बारे दे विच हाई कोर्ट फैसला लै नहीं सकता सी, तो इहदे अगेंस्ट फिर बंदा कित्थे चला गया सुप्रीम कोर्ट दे विच, तो सुप्रीम कोर्ट इहदे फैसले नूं की कर देगी, क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी और सरश्योररी नाम की रिट नूं लागू किया जाएगा। ओके, नैक्सट आ जाती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप डूइंग, यानी कि इहदे विच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नूं की बोलेगी, इत्थे की होया सीगा कि फैसला लिया जा चुका सी, है ना, हाई कोर्ट ने दे दिता सी, पर इत्थे मान लो हाई कोर्ट कुछ ऐदां दा केस डील कर रहा है जो कि उनकी कानून की हदबंदी दे विच नहीं आंदा, तो सुप्रीम कोर्ट इनू बोलेगा कि तुसी इस केस की पैरवी हुणे ही बंद करो और इनू सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा, ये तुहाडी हदबंदी दे विच नहीं आंदा। इस लिए बोलिया जाता है रिट हुंदी है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ओके, हु कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्ना ने आर्टिकल नंबर 32 नूं बोलिया सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिहड़ियां हैगियां ये भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल है, यानी कि दिल भी है और आत्मा भी है। ठीक है, आंसर रहेगा बी आर अंबेडकर।
देखो मैं हुणे ही तुहानूं बोल के दस्सिया कि जो आर्टिकल नंबर 32 है इस दे विच गल कीती गई है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दे बारे दे विच, यानी कि संविधानिक निकाय दे बारे विच। और एक किहड़े पार्ट दे विच आ जाएगा, इस दे विच है पार्ट नंबर 3, राइट। इस दे विच की बोलिया गया आर्टिकल नंबर 32 दे विच कि अगर मान लो कोई भी परसन या सरकार अपने फंडामेंटल राइट नूं भंग करदी है तो आपां डायरैक्ट कित्थे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट विच जा सकते हैं और इत्थे आपां केस कर सकते हैं कि ये वाले परसन जो हैगे है पर्टिकुलर ये मेरे फंडामेंटल राइट नूं की करदे पे है, आहत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस परसन के अगेंस्ट रिट नूं इशू करेगी और फिर अपने जो फंडामेंटल राइट है आपां नूं वापस मिल जाएंगे, है ना। हुण तुसीं देखो डायरैक्ट आपां सुप्रीम कोर्ट च जा रहे हैं, कितनी वड्डी गल है, राइट। तो इसे करके ही जो अंबेडकर जी है इन्होंने बोलिया सी कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी है और सोल भी है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक यानी कि डिफेंसिव वॉल ऑफ पर्सनल फ्रीडम, हेठां दित्तियां विचों किहड़ी रिट है जिसनूं बोलिया जांदा है कि अपने ना पर्सनल फ्रीडम दे लई एक ऐदां दी वॉल दा, ऐदां दी दीवार दा काम करदी है कि आपां नूं नुकसान ना पहुंचे, ओके। आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस। देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी जो हेबियस कॉर्पस है, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है अगर किसी परसन नूं धक्के दे नाल गलत तरीके दे नाल बंदी बना के रखा गया है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो की करेगी, जो गलत वाली अथॉरिटी है इनू बोलेगी कि इस बंदे नूं मेरे सामने पेश करो, ठीक है। तो इनू पेश किया जाएगा, यानी कि जो इनकी गलत तरीके दे नाल इनू बंदी बनाया गया सी वो बंदा छुटेगा। इसका मतलब आपां नूं पर्सनल फ्रीडम मिलेगी, है ना। यानी कि जो हेबियस कॉर्पस है ये वाली रिट डील करेगी अपनी पर्सनल फ्रीडम दे नाल, आज़ादी दे नाल, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, शुरू दे विच ना एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुंदा सी जो अपने फंडामेंटल राइट्स दे विच सीगा, पर इनू खत्म कर दिता गया। इत्थे पुछिया है कि वो किहड़ी सरकार सी जिंदे ड्यूरिंग इनू खत्म किया गया। आंसर रहेगा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ठीक है। और इसनू खत्म करन दी ना 44वें नंबर की अमेंडमेंट आई सी और ये 44 नंबर की अमेंडमेंट कदों आई 1978 दे विच। और दो अमेंडमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है जिन्हों बारे वारी सवाल आते हैं, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, तो तुसीं दोनों ही ध्यान नाल पढ़ना। एंड विच की बोलिया गया सी 44th अमेंडमेंट दे विच कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना इनू हुण असीं फंडामेंटल राइट दे विचों खत्म कर रहे हैं, फिर इनू कित्थे लै गए आर्टिकल नंबर 300A दे विच, ठीक है। और इनके अंडर इनू बना दिता गया लीगल राइट, ओके। यानी कि किसी भी परसन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्होंने डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा और इनू लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी कोर्ट वालों, ओके। पोलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जिहड़े अपने राजनीतिक राइट है ना, राजनीतिक अधिकार है, इन्हां दे विचों किहड़ा इहदे विच शामिल नहीं रहेगा। आंसर है राइट टू लाइफ, ओके, क्योंकि राइट टू लाइफ अपने किंदे विच आ जांदा है फंडामेंटल राइट्स दे विच, राइट। और जिहड़े हैगे अपने वोट का अधिकार या फिर इलैक्शन नूं लड़न का अधिकार या पोलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार, ये सारे दे सारे अपने राजनीतिक राइट दे विच आ जाणगे, ओके। विच इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। आपां दसना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इन्हें एट प्रेजेंट किहड़ा इदां दा अधिकार है जिसनूं फंडामेंटल राइट दे विच नहीं रखिया होया। आपां हुणे की पढ़िया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना ये पहला तो हुंदा सी फंडामेंटल राइट, पर अज की डेट दे विच ये फंडामेंटल राइट नहीं है, हुण इहनूं लीगल राइट बना दिता गया है और ये 300A आर्टिकल दे विच चला गया है। और 44 नंबर की अमेंडमेंट की गई सी 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट वालों, जिस दे अंदर ये सारा कुछ किया गया, ओके। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपां दसना है और अपना रखवाला कौन है जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, ओके। आंसर की हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। किस वास्ते, क्योंकि आपां किता आर्टिकल नंबर 32 दे विच आपां नूं अधिकार प्राप्त है कि जे अपने फंडामेंटल राइट नूं कोई भंग करदा है तो आपां डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा रिट दे नाल अपने फंडामेंटल राइट्स की, ओके। और किन्ने तरह की रिट हुंदी है, 5 तरह दी, ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हुण इत्थे पूछा गया किहड़ी अमेंडमेंट है जिस दे नाल फंडामेंटल राइट दे विचों राइट टू प्रॉपर्टी नूं खत्म किया गया। पहले पूछा गया सी किहड़ी सरकार है जिन्हें खत्म किया, फिर पूछा गया किहड़ा साल सी जिस दे विच खत्म किया गया, हुण पूछा गया अमेंडमेंट किहड़ी सीगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट, है ना। इस दे बारे वैसे आपां काफ़ी डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, किहड़े इदां दे पर्सन है जिन्हां नूं कि ना फंडामेंटल राइट दिते ही नहीं जाते, ओके।
आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल सफरर्स। ओके, यानी कि अगर कोई मान लो बंदा बैंकरप्ट है तो उन्होंने फंडामेंटल राइट दिते जाएंगे। ये नहीं है कि अगर वो दिवालिया हो गया तो उन्होंने राइट नहीं मिलणगे। एलियन यानी कि दूसरे जो कंट्रीज है उन्होंने भी जो परसन रहने हैं उन्होंने भी मिलणगे फंडामेंटल राइट जो इंडिया में आते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कोई अपन इदा की बीमारी है जो क्योर नहीं की जा सकती तो भी अपन फंडामेंटल राइट्स मिलणगे। पर अगर गल करिए पोलिटिकल सफरर्स की तो इन्हों नहीं मिलणगे। ठीक है, पोलिटिकल सफरर्स कौन होंगे है? ये विक्टिम होंगे है पोलिटिकल मैनिपुलेशन दे, यानी कि राजनीतिक गेम इन्हां नाल खेली जाए या इदां दी स्ट्रैटेजीज जो कि किसी पोलिटिकल पार्टी ने बनाईयां और उहदे करके इन्हां नूं नुकसान होया ना तो वह होंगे पोलिटिकल सफरर्स। ठीक है, पर यह अपने फंडामेंटल राइट के लिए कित्थे नहीं जा सकते, अपने उत्थे नहीं पहुंच सकते सुप्रीम कोर्ट दे विच। ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस टू हैल्प विच ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। 2002 दे विच एक एक्ट आया जिसका नाम से राइट टू एजुकेशन। आप दसना इनू केड़ी इदां दी सोसाइटी है, ग्रुप है जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। आंसर रहेगा चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 6 तो 14 साल के बच्चों को फ्री दे विच एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यानी कि लाजमी शिक्षा भी है और मुफ्त दे विच शिक्षा भी है। और ये किहड़े आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल नंबर 21A। ओके, और आप गल कीता सीगा कि 6 तो घट जिहड़ी उम्र के बच्चे होंगे उन्हां दे लई किहड़ा आर्टिकल हैगा? आर्टिकल नंबर 45। राइट, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, इत्थे आपां नूं कुछ स्टेटमेंट दित्तियां होईयां दसने कि जो इंडिया दे विच प्रेस की फ्रीडम है उनके बारे किहड़ी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। आंसर रहेगा सी, इंप्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन, यानी कि इनू ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन के थले ही दिता गया। तुहानूं मैं दस्सिया सी जिहड़ा आर्टिकल है 19 उहदे विच गल की गई है अपनी आज़ादी दी कि आपां किसी भी तरह के अपने एक्सप्रैशन दे सकते हैं, यानी कि अपने विचारों को प्रगटा सकते हैं, है ना। इस दे नाल नाल आपां नूं मिलिया सी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आपां नूं बोलण दा अधिकार है, आपां किते भी जाके अपने विचारों को रख सकते हैं, है ना। तो इस दे विच बोलिया ये नहीं गया कि प्रैस नूं फ्रीडम दी जाएगी, यानी कि डायरैक्ट वाले वर्डिंग यूज नहीं की गई। पर अंबेडकर जी के अनुसार ऐसे अंडर ही दी गई आपां नूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन और इस दे विच ही आ जाएगी प्रैस की फ्रीडम भी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हेठां दित्ते अधिकारां दे विचों ओह अधिकार किहड़ा है जिसनूं कि फंडामेंटल राइट भी मन्निया जांदा है और नाल दे नाल ह्यूमन राइट भी मन्निया जाता है, यानी कि मनुखी अधिकार दे विच भी शामिल किया जाता है। ओके, आंसर रहेगा राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो पढ़ाई का अधिकार है ये सब नूं है जो इंसान है। ओके, तो इसे करके अपना इंसानी अधिकार भी है, इस दे नाल नाल अपना फंडामेंटल अधिकार भी है। ओके, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। केड़े-केड़े आर्टिकल है जिन्हां दे अंडर आपां नूं फंडामेंटल राइट दिते गए हैं। ओके, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 12 तो लैके 35। ਜਿਹੜੇ फंडामेंटल राइट है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट ने, तो जदों आप इनू करांगे तो मज़ा तो बहुत आऊगा। इस दे नाल नाल तुहानूं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझण च भी बहुत मतलब कि हैल्प मिलण वाली है। ओके, तो आप हुण इत्थे एक छोटा जिहा ओवरव्यू ले लैंदे आ कि फंडामेंटल राइट की हुंदे है। टोटल अपने संविधान दे विच 6 फंडामेंटल राइट दिते गए हैं। ओके, पहला हैगा आ राइट टू इक्वैलिटी, यानी कि आपां नूं समानता का अधिकार है जिहड़ा कि 14 तो लैके 18 आर्टिकल तक गल करेगा, यानी कि सारे के सारे जिहड़े परसन हैगे ने वो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र दे विच लॉ की नज़र दे विच बिल्कुल बराबर ने। ओके, फिर आ जाता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपां नूं आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 तो लैके 22 तक अपने आज़ादी की गल की गई है, अपनी स्पीच की आज़ादी, अपने एक्सप्रैशन की आज़ादी, प्रगटावे की आज़ादी, सारिया गल्लां 19 तो 22 दे विच आ जाणगियां। फिर हैगा वै राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, यानी कि इहदे विच गल की गई है कि आपां किसी की भी एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते। 23 तो लैके 24 आर्टिकल इहदे अंडर आते हैं, जिवें कि मान लो किसी नूं आपां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गल करते हैं, मतलब इदां दे परसन जिन्हां नूं बंदी बना के काम करवाया जाता है, यह आ जाएगा एक्सप्लोइटेशन के अंडर। इस दे नाल नाल आपां कीता सी जिहड़ा 24 आर्टिकल है वह आंदा है कि आपां बच्चों की एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते, यानी इन्हां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 23 ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਂਡ 24 ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, यानी कि अपने ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ।
इस तो बाद गल की गई है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ओके। और ये की गई है 29 और 30 आर्टिकल दे विच। और अपने संविधान दा आत्मा और दिल केड़े वाला आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिन्होंने BR अंबेडकर जी ने बोलिया सी कि अपने संविधान दा दिल भी है और आत्मा भी है। Which of the following is given the power to implement the fundamental rights by the constitution? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ 32 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆर्टिकल नंबर 226, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ मतलब कि सेव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ, ओके। और ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? 6 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ओके। which article guarantees freedom of press? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? तो आप कर चुके हैं कि वाला आर्टिकल होएगा 19, पर ये डायरैक्ट प्रैस की स्वतंत्रता बारे गल नहीं की गई। पर ये जो आर्टिकल नंबर 19A1 बोलिया गया ना आय दे विच कि आपां नूं स्पीच की आज़ादी है और आपां नूं अपने जिहड़े एक्सप्रैशन की आज़ादी है प्रगटावे की, इहदे अंडर ही प्रैस की भी आज़ादी आ जाएगी, ओके। तो ये सी अज दे डे 2 दे इंपॉर्टेंट लुइसेंट दे पॉलिटी क्वेश्चंस। आई होप कि तुहानूं सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर अच्छा लग्या होवे तां इहनूं लाइक करना एंड चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी आपां मिलांगे डे 3 दे नाल भी, ठीक है। और इस दे नाल नाल तुहानूं एक सैशन मिलिया सी जनवरी 2021 दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। और एक आप किया जनवरी तो लैके मई तक ना 3 सैशन दिते गए तुहानूं पंजाब के करंट अफेयर्स के, जिस दे विच 3 सैशन के अंदर ही जनवरी तो मई का सारा ही पंजाब करंट अफेयर कवर हो जाता है। जिन्होंने भी ये सैशन नहीं देखे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक दे दूँगी, इन्हूं जरूर देख लेना। और अगर PDF चाहिए होए तो एरुडिशन स्टडीज़ के नाम के उपर ही एक चैनल बनया होया है, ठीक है। इनू तुसी टैलीग्राम के उपर ज्वाइन कर लेना, उत्थे तुहानूं PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नैक्सट सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।